नमस्कार बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के दृष्टिकोण से कक्षा 6 के इतिहास विषय पाठ 3 जिसका नाम है नदी घाटी सभ्यता या इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि पिछले 2 पाठों में हमने विभिन्न तरह के प्रश्नों को देखा, समझा और जाना, इसी तरह से इस पाठ में भी हम एक-एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया, बहुत बारीक छोटे-छोटे प्रश्न नहीं बनाए गए हैं। संभावित प्रश्न ही बनाए गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ? तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। किसके किनारे? नदियों के किनारे। पहले भी बता चुके हैं। नदियों के किनारे इसलिए विकसित हुई हैं कि उस समय नदियां मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ करती थी। आज भी वरदान है, लेकिन पहले भूजल और ये पाइपलाइन योजना पानी के लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो नदियां ही सब कुछ हुआ करती थी मनुष्य के लिए। तो इसलिए नदियों के किनारे ज़्यादातर सुविधाएं मनुष्य को मिल जाया करती थी, इसलिए ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। फिर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है या समय माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1520 ईसा पूर्व लगभग में ये समय माना जाता है। कहीं-कहीं पे ये समय थोड़ा बहुत डिफरेंट भी मिल सकता है कई साक्ष्यों से। तो बीसी आपको मालूम है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा पूर्व या ईसा पूर्व, ई पूर्व ऐसे भी लिखते हैं। ईसा पूर्व 2500 से 1520 ईसा पूर्व माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो सन 1921 में दयाराम शाहनी के निर्देशन में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ और हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम ये कार्य शुरू हुआ और इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो खोजकर्ता दयाराम शाहनी। कब हुई? सन 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सन 1921 में। किसने की? दयाराम शाहनी। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस स्थान पर प्राप्त हुआ या किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा नामक पुरा स्थल, हड़प्पा एक स्थान है जो पंजाब प्रांत में था। पंजाब प्रांत अभी अगले क्वेश्चन में आएगा। वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान देश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता बच्चों एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब या शहरी सभ्यता थी। इसको हम शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। इन में जो गांव मिले, जो साक्ष्य मिले, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विधिवत योजना के हिसाब से, प्लान के हिसाब से घर बनाया करते थे, नक्शे बनाया करके घर तैयार करते थे। उनमें शौचालय हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे, बैठने के लिए गेस्ट रूम अलग हुआ करता था, किचन हुआ करता था। तो इससे पता चलता है कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो पूरा स्थल, इसमें पूरा लग गया है, पूरा स्थल किस प्रांत से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, तो ये सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ है और पंजाब और सिंध दोनों वर्तमान में जो ये क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान एरिया में ज्यादा आते हैं। मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा स्थल की खुदाई के बाद फिर यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू होती है। मोहनजोदड़ो एक गांव था, वहाँ पे मृतकों का टीला, एक ऊंचाई पर वो गांव बसा हुआ था। जब वहाँ पे खुदाई शुरू हुई तो इसके नीचे मकान ही मकान मिले, पूरा शहर का शहर मिला और इसलिए इसको कहा गया मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। बात आती है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी या मोहनजोदड़ो से कैसी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों जोदड़ो से भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि ये सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, अब अभी हमने चर्चा भी कर दी है कि पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत वर्तमान में किस देश में आते हैं? तो ये पाकिस्तान देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये लेके चलते हैं और आप पुस्तक को पढ़िए, बार बार समझिए, जो विशेष बिंदु है उस पर हम रुक करके चर्चा करते हैं और समझाते भी हैं। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए और 2025 में होने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा या आगामी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा के दृष्टिकोण से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक साथ ले लिए हैं कि भारत में स्थित हड़प्पा कालीन मुख्य पुरा स्थल कौन कौन से हैं? तो ये जो आपके पाठ में है सिर्फ उन्हीं को लिया है, हमने बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिया है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, रोपड़ पुरा स्थल। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र में। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र। तो ये 4 पुरा स्थल जो इसमें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये अपने भारत में पाए गए हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इससे पहले आपने एक और पुरा स्थल पढ़ा है धौलावीरा। धौलावीरा पुरा स्थल कहाँ पाया जाता है? कमेंट में आंसर देंगे। जब आप ये वीडियो देखें तो धौलावीरा पुरा स्थल कहाँ है, कमेंट में उसका आंसर लिख के बताएंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में कि हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ जिला। मेरठ जिले में एक नदी है हिंडन नदी। मेरठ में कौन सी नदी है? हिंडन नदी। वहाँ हिंडन नदी के समीप या उसके किनारे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इस स्थान से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय के माने गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ या किस स्थान से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा कालीन थे या सिंधु घाटी सभ्यता के समय के थे। तो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, नदी हिंडन नदी, स्थान आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर पूरा स्थल कहाँ हो गया? अपने उत्तर प्रदेश में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन नगरों की सड़कें कैसी थी?
ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के समय पर नगरों की, शहरों की सड़कें कैसी थी। तो जैसा कि हमने बताया कि ये दोनों हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल हैं। तो इन नगरों की जो सड़कें थी वो चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, क्योंकि ये पूरे प्लानिंग के साथ ये नगर बसाए गए थे, नक्शे के साथ में। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो चंडीगढ़ और अपने उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, तो इनकी सड़कें चौड़ी, व्यवस्थित, और ये सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। और फिर इन सड़कों से जो ये मुख्य सड़कें हुआ करती थी, चौड़ी सड़कें, और इनसे छोटी-छोटी गलियां, छोटी-छोटी सड़कें भी शहर के अंदर जाया करती थी। पूरा सुनियोजित, व्यवस्थित ढंग से ये नगर बसे हुए थे। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन इमारत का हड़प्पाकालीन इमारत का आकार कैसा था या कैसा हुआ करता था। तो उस समय जो मकान बनते थे, हड़प्पाकालीन जो घर थे, इमारतें थी, उनका आकार आयताकार हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? आयताकार। और घरों में 1 मंजिल, 2 मंजिल घर प्राप्त हुए हैं, और उनमें अलग-अलग शयन कक्ष, बैठक व्यवस्था के लिए स्नानागार और लैट्रिन बाथरूम सब कुछ व्यवस्थित ढंग से प्राप्त हुआ है। लेकिन बाहरी रूप से देखा जाए तो इनका आकार आयताकार होता था। इसलिए ये विशेष क्वेश्चन हो जाता है कि हड़प्पाकालीन घरों का आकार कैसा हुआ करता था? आयताकार। फिर ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प बड़े-बड़े गोदाम और पक्का बड़ा सा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से। बड़ा पक्का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। और बड़े-बड़े गोदाम भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। गोदाम जहाँ पर उस समय का मनुष्य, हड़प्पाकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना अनाज सुरक्षित रखा करते थे गोदामों में। गोदाम यानी भंडार कक्ष, और स्नानागार भी हुआ कर मिले हैं मोहनजोदड़ो से। स्विमिंग पूल, नहाने के लिए पूरा व्यवस्थित ढंग से इस बना हुआ स्नानागार मिला हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ क्या थे? तो बच्चों, हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ चावल, गेहूं और जौ थे। हालांकि इस समय मनुष्य और भी उड़द मूंग की खेती भी करने लगा था, लेकिन मुख्य रूप से चावल, गेहूं और जौ का इस्तेमाल किया करता था। सूती और ऊनी वस्त्र पहनने लगा था इसी समय। इस समय के लोग सूती और ऊनी वस्त्र भी पहना करते थे। इसका मतलब है सूती वस्त्र, कपास का भी उत्पादन हड़प्पावासी किया करते थे, तभी तो सूती वस्त्र बन जाते थे। सूती वस्त्र कपास से ही बनते हैं, और ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, बकरी के बालों से प्राप्त होती है। इसका मतलब भेड़ बकरियों का पालन भी हड़प्पावासी किया करते थे, तभी तो सूती ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनका बनाने का, यहाँ पे मानक लिख गया है, इसको बच्चों मनका पढ़ेंगे। मनका, मनका, मनका। माला में देखे होंगे आपने, छोटे छोटे मोती होते हैं, ये मनके कहलाते हैं। इनको पिरो करके एक माला का निर्माण किया जाता है। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक स्थान है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध जिले में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहूदड़ो से। चूँकि बच्चों ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत, हमने देश के दृष्टिकोण से पढ़ा जा रहा है,
उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान हमारे देश से अलग नहीं हुआ था। तो ये पूरा एक भारतीय क्षेत्र कहलाता था। अब पाकिस्तान में चला गया जब से सन 1947 से बंटवारा हो गया। चलिए, तो चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की चार मुख्य विशेषताएं क्या थीं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने चारों विशेषताएं एक साथ ले ली हैं कि मातृ शक्ति की उपासना करते थे। मातृ देवी की प्रतिमा भी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई है और मुख्य देवता शिव थे। पशुपति शिव भी इनको कहा जाता है। वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, मातृ शक्ति की उपासना करते थे और पशु की पूजा भी करते थे। तो किस सभ्यता में पशु की पूजा की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर नेक्स्ट है, सिंधु वासी किन धातुओं से बने औजारों का इस्तेमाल किया करते थे? औजारों के साथ साथ बच्चों और भी वस्तुएं मिली हैं जो इन धातुओं की बनी होती थी। तांबा और कांसा। तांबा एक धातु है और कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से मिलकर के बनती है। पिछले पाठ में भी हमने ये पढ़ा है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तांबा का संकेत Cu होता है, Cu, और टिन का संकेत Sn होता है, Sn। क्यों बच्चों? क्योंकि कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम और टिन का लैटिन नाम स्टेनम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और विज्ञान से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में 35 प्रश्न आते हैं और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर के बनता है। तो तांबा और टिन। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? एक मोहनजोदड़ो से जब खुदाई हुई तो वहां पे एक कांसे की नाचने वाली मूर्ति प्राप्त हुई है जो किसकी बनी थी बच्चों? वो बनी थी कांसा मिश्र धातु की, और कांसा आपको मालूम है तांबा और टिन से मिलकर बनता है, एक मिश्र धातु है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है कि नर्तकी या नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन में दे सकता है मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, कालीबंगा, इस तरह से। तो आपको आंसर टिक करना है मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहीं से बच्चों एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से ही। तो अगला क्वेश्चन हो गया कि सेलखड़ी पत्थर से बनी योगी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? योगी, यानी योग करते हुए व्यक्ति की मूर्ति, योगी की मूर्ति कहलाई जाएगी। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और ये बनी किसकी थी? ये विशेष है, एक सेलखेड़ी पत्थर होता है। सेलखेड़ी एक तरह का पत्थर है, उसको काट करके ये मूर्ति बनाई गई। तो ये पत्थर थोड़ा सा मुलायम होता है, आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन इतना भी मुलायम नहीं होता है कि इसको कहीं भी फेंक दो, कहीं भी पटक दो, तुरंत टूट जाएगा। तो और इसमें कारीगरी बहुत अच्छे से हो जाती है। छेनी लगाते समय जल्दी चटकता नहीं है, टूटता नहीं है। तो इसलिए सेलखड़ी पत्थर से ये मूर्तियां बनाई जाती थी। किस समय? मोहनजोदड़ो में से प्राप्त हुई हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी तक हमने नदी घाटी सभ्यता में इतने सारे प्रश्नों का रिवीजन किया या पढ़ा, समझा। जो भी सेक्शन आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका अलग से छोटा सा वीडियो
बना दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है विवेक सागर एकेडमी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।